करे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, ऑल माय बजाबाड़ी, ऑल माय प्यारे 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 जग से न्यारे बच्चे, यस एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? टिंग डिंग डिंग ऐसे करके ये वाला गाना है, पता है आपको? नमस्कार, कैसे हैं आप ना, टिंग डिंग डिंग यस, बड़े बड़े यहाँ पे हमें टिंग डिंग डिंग 1 2 3 नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पर है आज लेक्चर नंबर 4, ठीक है? हाँ, अरे लेक्चर करूं दिन गिन गिन के, इंतजार मेरे प्यारे सपोलों का हाँ, तुम लोग बड़े फेमस हो यार, हर जगह मेरे सपोले बड़े फेमस है, ठीक है? हाँ, तो बेटा जी 11th का मैंने एक टारगेट दिया था, बट वो 11th वाला टारगेट मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। 3-4 क्वेश्चंस है जो हम प्लाटी हेलमेन थे, सैश के हेलमेन थे, सैनेडिडा आर्थ्रोपोडा जो होमवर्क दिया था उससे बेटा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू लगाएंगे। जो नहीं पढ़ के आया है वो स्किप कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो पढ़ के आया है वो एमसीक्यू मार्क कर लेना, बट वो क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस, और आज होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 4। आज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का बेटा कंटिन्यूएशन होने वाला है। कल हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गिरीश मेरे लिए और थोड़ा गर्म पानी भिजवा देना जी। ओके, तो आज बेटा क्या होने वाला है, आज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 2। कल पार्ट 1 में बेटा हमने जो डिस्कस किया था उसको मैं एक बारी क्विकली आपको रिवाइज कराऊंगी। कल हमने नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे, कल हमने बेटा बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे, केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़े थे, और आईयूडी का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम बेटा एक्चुअल में देखा जाए तो आईयूडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, और आज हम इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम सबसे लास्ट वाली जो टेक्निक होती है जो यूजुअली लोग तब अपनाते हैं जब लोगों को परमानेंटली बेटा प्रेग्नेंट नहीं होना है, दैट इज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। स्टेरिलाइजेशन, व्हाटएवर इज द स्पेलिंग हमारी थोड़ी सी गलत हो गई है, ठीक है? यस, बहुत ही बढ़िया। तो एक बारी मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे, क्या एक बारी मेरे को बताएंगे, क्वेश्चन है तो इसको लास्ट में करते हैं, तो क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चे बेटा जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स टू स्टार्ट समाप्ति एक्सप्रेस। एक बार समाप्ति एक्सप्रेस चलाया जाए। हमने पिछली क्लास में बेटा पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होती है जिसको दिल्ली से कन्याकुमारी लेने जाने ना पड़ा जाए, आई मीन विच इज इजीली अवेलेबल, जिसको लेने के लिए किडनी ना बेचनी पड़े, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव। यूजर को प्राइवेसी देनी चाहिए, इनफैक्ट ऐसे होने चाहिए जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को छेड़े ना, ठीक है ना? छेड़ो हमें, हम सताए, नॉर्मल एक्टिविटी को छेड़ना नहीं चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अगेंस्ट प्रेगनेंसी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, प्लस बेटा जब कपल कंसीव करना चाहे तो वो कंसीव कर पाए, उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लीस्ट साइड इफेक्ट होनी चाहिए, राइट? हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो एक तरीके से नेचुरल मेथड्स को यूज करता है ताकि स्पर्म और ओवम का आपस में मिलन ना हो, ठीक है? जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा सेफ पीरियड, रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, राइट? तो हमने कहा कि यार कपल्स को क्या करना चाहिए, 10 से 17 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के होते हैं, जिसे हम हाईली फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि ओवा रिलीज होने के सबसे हाईएस्ट चांसेस जो है 10 से 17 डेज के बीच में होता है। तो इन दिनों अगर बेटा क्वाइटस ना किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना किया जाए, तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे, क्योंकि 26 दिन, 28 दिन और 30 दिन के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 10 से 17 दिन को ही हाईली फर्टाइल पीरियड क्यों बोला गया है। आपको वो सारा पता होगा, स्पर्म की लाइफ स्पैन 3 दिन की होती है, ओवा की 1 दिन की होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने
अपने कैलकुलेशंस कर लिए होंगे, सेफ पीरियड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। फिर हमने बोला दूसरा मेथड जिसका सबसे हाईएस्ट फेलियर रेट है, हालांकि नेचुरल मेथड का इटसेल्फ बेटा बहुत ज्यादा फेलियर रेट है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा फेलियर रेट होता है कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड, वेयर द मेल पार्टनर शुड विड्रॉ द पीनस बिफोर इजैक्यूलेशन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इजैक्यूलेशन होने से पहले पीनस को विड्रॉ कर ले तो इंसेमिनेशन ही नहीं होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तीसरा मेथड था लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब होता है लैक्टेटिंग और एमिनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हालांकि बेटा जी ये प्रैक्टिकली ट्रू कितना है वो तो आगे आप पढ़ेंगे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 6 महीने तक मैक्सिमम इफेक्टिव हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लैक्टेटिंग मदर में हाई लेवल ऑफ होता है प्रोलैक्टिन, और प्रोलैक्टिन जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देके रखती है जब भी वो हाई अमाउंट में रहती है। अगर जीएनआरएच इनहिबिटेड रहेंगे तो एफएसएच-एलएच भी इनहिबिटेड रहेंगे, फॉलिकल ग्रो नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो प्रैक्टिकली बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो प्रैक्टिकली बेटा ये एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाएगा। लेकिन बेटा ये सारे नेचुरल मेथड्स में फेलियर रेट ज्यादा देखा जाता है बिकॉज ये नेचुरल है। बैरियर मेथड में बैरियर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्डोम्स की हमने बात करी थी, और जैसे कि हमने सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायफ्राम्स की बात करी थी जो रबर के बने होते हैं या लैटेक्स के बने होते हैं। कॉन्डोम्स मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड जो कॉन्डोम का मेल्स के द्वारा यूज किया जाता है दैट इज निरोध एज पर एनसीईआरटी। फीमेल कॉन्डोम को बेटा बोला जाता है फेमशील्ड। दोनों ही नॉन रीयूजेबल हैं, दोनों ही रबर या फिर लैटेक्स के बने होते हैं। मेल में पीनस को कवर करने के लिए होता है कॉन्डोम, फीमेल के केस में वजाइना को कवर करने के लिए होता है। दैट इज द रीजन ये सिर्फ प्रेगनेंसी को नहीं रोकते बल्कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी होने से रोकते हैं मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो। और इसके कंपैरिजन में जब हमने पढ़ा था डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट्स जो कि रीयूजेबल होते हैं, जो कि फीमेल के द्वारा यूज किए जाते हैं, जो कि फीमेल के सर्विक्स को कवर करते हैं, बट वेजाइना स्टिल अनकवर्ड होता है, इसलिए ये सिर्फ प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को नहीं रोक सकते मेरे बच्चों। यस एवरीबॉडी। इसके साथ अगर बैरियर मेथड के साथ आप केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करते हो जो कि क्रीम, जेलीज, फोम्स के फॉर्म में अवेलेबल होती है, जो स्पर्मिसाइडल होती है यानी स्पर्म को किल करने की प्रॉपर्टी रखती है, तो इसमें एफिशिएंसी प्रेगनेंसी को रोकने की ज्यादा हो जाती है। फिर हमने पढ़ा आईयूडी या फिर आईयूसीडी यानी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडी या फिर आईयूसीडी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, याद है ना कल क्या बोला था मैंने, जो नोट्स से पढ़ेंगे उनको ये स्पेसिंग क्या समझ में आएगी। अगर बच्चों के बीच में गैप करना है तो ये एक बहुत कॉमनली यूज्ड मेथड होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसके लिए चाहिए होती है एक्सपर्टीज, यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेस के प्रेजेंस में फीमेल के यूटेरस में इसे प्लेस कर दिया जाता है। अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में अवेलेबल होता है, डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन सबसे कॉमन होता है बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोनल आईयूडी। बट हमने 3 लिखे हुए हैं, इनर्ट आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी एंड हार्मोनल आईयूडी, जिसके बारे में आज हम बेटा करने वाले हैं चाय पे चर्चा। तो एक बार बेटा ठोको लाइक इन द चैट बॉक्स। हो चुका है हमारा रिवीजन, डन डनाडन डन। थम्स अप दे दो, ठीक है ना। फटाफट से रिवीजन कर लिया ना बेटा हमने। देखो जो बेटा पढ़ के आएगा उसको ये रिवीजन बेटा, हर दिन का जो रिवीजन है ना तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर तुम पढ़ के आते हो, और तुम्हारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा अगर तुम पढ़ के नहीं आओगे। जो पढ़ के नहीं आएगा उसके लिए बेटा ये वाली पढ़ाई, नॉर्मल वाली पढ़ाई भी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। अब बेटा शुरू करें कि आज हम क्या शुरू करेंगे। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस में जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है दैट इज इनर्ट आईयूडी, जिसके बारे में एक्चुअल में देखा जाए ना तो कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है। आप एनसीईआरटी को लेते हुए चलेंगे बेटा, एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, उसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं। और मैंने आपको बोला हुआ है आईयूडी से काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं हेडिंग डालूं, आपने तो हेडिंग वैसे आईयूडी डाली हुई है आपने कल, चलो आप आईयूडीज करके ही हेडिंग डालो क्योंकि आपने कल फ्लो चार्ट बनाया होगा, है ना बेटा। एनसीईआरटी ना एक चीज लिखी है आईयूडी के लिए कॉमनली। एनसीईआरटी ने बेटा आईयूडी के लिए कॉमनली एक बात लिखी है, किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि इट increases phagocytosis of sperm. It increases phagocytosis of sperm.
फैगोसाइटोसिस का तो मतलब पता ही है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है स्पर्म को एनगल्फ कर लेगा, और स्पर्म को एनगल्फ मतलब खा लेगा, खाने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। ओवरऑल आईयूडी के लिए बात लिखी गई है। देखो कोई भी चीज आप आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी पढ़ेंगे। वैक्सीन्स के बारे में आपने ऐसे भी सुना है ना बेटा, है ना, वैक्सीन्स के बारे में आपने ऐसे भी सुना है। अगर मैं बेटा वैक्सीन्स की बात करूं, तो वैक्सीन्स जो होते हैं बेटा 3 जनरेशंस के होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होता है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन होता है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन होता है। एक सेकंड रुकना बेटा। गिरीश यार मुझे कोई चाहिए जो यहाँ पे बैठा हो मेरे साथ में, मुझे चैट्स ऑफ और ऑन करवाने हैं बार बार। हाँ तो जब पहली बार, हाँ कोरोना का नाम तो तुम ले रहे हो यार, मेरे को कोई चाहिए चैट्स ऑन ऑफ करने के लिए, काम नहीं करता है, बिल्कुल भी काम ही नहीं कर रहा है, तो फिलहाल चैट डिसेबल कर दे। हाँ तो क्या बोला बेटा मैंने ये बोला कि यार आप ना वैक्सीन्स के बारे में भी आगे पढ़ोगे बेटा कि 3 तरीके की वैक्सीन्स होती है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। अभी आपको उसके बारे में तो नहीं करना है डिस्कस, बट आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले जो आई थी फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन आई थी, फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुई तो सेकंड जनरेशन आई, फिर उसमें मॉडिफिकेशन आई। तू ही बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैठ सकता है, किसी को भी बिठा दे, किसी को बता दे बस कैसे करना है। और पानी के लिए यार, ठीक है। तो देखो, तो कोई भी चीज बनी होगी बेटा फर्स्ट लेवल पे बनी होगी, फिर उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई होगी, फिर उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हुई होगी। तो सबसे पहले बेटा जो आईयूडी आए ना, सबसे पहले जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस आए वो आए थे इनर्ट आईयूडी या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। कहीं पे भी इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये कैसे काम करते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। और फिर बेटा ऑफ कोर्स उससे बेहतरीन बेटा कुछ प्रोडक्ट आया, दैट वाज कॉपर रिलीजिंग। फिर उससे भी बेटा कुछ चेंजेस हुए, फिर और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए, हार्मोनल आईयूडी। वैक्सीन्स में भी ऐसा होता है, ठीक है, किसी भी चीज में बेटा ऐसा ही होता है ना, एडवांसमेंट धीरे धीरे आती है। अगर मैं बेटा सबसे पहली बात करूं, जो सबसे पहला आईयूडी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, इनर्ट आईयूडी कह रहे हैं, या फिर हम क्या कह रहे हैं, नॉन मेडिकेटेड। हम इसे इनर्ट या नॉन मेडिकेटेड कह क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो बेटा कंपेयर करो इसे बाकी दोनों आईयूडी से, तो ये भैया कुछ रिलीज नहीं करता है। जैसे कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का नाम कॉपर रिलीजिंग क्यों है, क्योंकि वो कॉपर रिलीज कर रहा होगा, है ना। या फिर इनर्ट हार्मोनल आईयूडी का नाम हार्मोनल क्यों है, क्योंकि वो हार्मोन रिलीज कर रहा होगा। पर इन भाई साहब का नाम है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी या इनर्ट आईयूडी, ये कुछ रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। आईयूडी बेटा डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये आपको एक आईयूडी दिख रहा है बेटा, है ना, मेटल का आप बोल सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है। और इस तरीके से इसमें एक थ्रेड होता है जो वजाइना से बेटा इस तरीके से बाहर आ रहा होता है कि कभी अगर पुल करना हो तो इसी थ्रेड के मदद से इसे पुल आउट किया जाता है और इस तरीके से फीमेल के यूट्रस में प्लेस किया जाता है, ठीक है। मैंने और कुछ भी ये देखो, ये एक तरीके का हार्मोनल प्रोजेस्टा सर्ट का डायग्राम है, हार्मोनल आईयूडी किस तरीके से यूट्रस में प्लेस की गई है ना। ये देखो डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करती है। जैसे ये लिपेज लूप बनाया हुआ है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ, आपसे बेटा एग्जांपल से क्वेश्चन पूछते हैं, लिपेज लूप इज द कैटेगरी ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी या हार्मोनल आईयूडी, या फिर आपसे पूछा जाएगा इट इज ए इनर्ट आईयूडी। तो ये नॉन मेडिकेटेड इनर्ट आईयूडी जो सबसे पहले आई थी। ये मैंने ना एक एनिमेशन रखा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। एनिमेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, एनिमेशन में थोड़ा सा बस यही दिखाऊंगी कि वो जब प्लेस होता है तो वो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल हार्मोनल आईयूडी है तो कैसे हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन फर्दर क्या क्या काम करता है, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इनर्ट आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बेसिकली कोई चीज रिलीज नहीं करता है। पर एक चीज समझो, हालांकि इसकी फंक्शनिंग एनसीईआरटी में दी नहीं है। जैसे कॉपर रिलीजिंग के लिए ना बेटा स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं ना कॉपर रिलीजिंग आईयूडी से, वो स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि उसकी मूवमेंट को धीरे कर देते हैं, उनकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। स्पेसिफिकली कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के लिए दिया हुआ है, इसके लिए नहीं दिया हुआ। बट आप खुद बेटा एक चीज सोच सकते हो कि कोई भी फॉरेन चीज जब यूट्रस में प्लेस हो रही है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इनिशियली थोड़ा बहुत तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी को आप प्लेस कर रहे हो यूट्रस के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि जब इसे प्लेस किया जाता है ना तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन केमिकल्स की वजह से स्पर्म्स की किलिंग हो जाती है, स्पर्मिसाइडल होते हैं वो केमिकल्स। तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है। ओवरऑल आईयूडी के लिए बोला हुआ है फैगोसाइटोसिस करता है, ऑफ कोर्स बेटा इसके लिए भी आप ऐसे कह सकते हो कि जब ये यूट्रस में प्लेस होता है तो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, इससे रिलीज नहीं होते हैं, यूट्रस की वॉल से ही आप कहोगे कि जैसे साइटोकाइंस नाम के केमिकल्स होते हैं जो एक्चुअल में स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म किलिंग होते हैं। इसका पर्टिकुलरली कुछ फंक्शन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट आप ऐसे कह सकते हो कि
whenever it is placed inside the uterus, तो inside the uterus बेटा certain chemicals are released which are responsible for killing of the sperm, but they do not release any hormone, they do not release any copper ion, they do not release anything. That is why they are called as inert IUD या फिर non medicated IUD. I hope तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा, right? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बेटा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसके बारे में, they do not release anything, they do not रिलीज एनीथिंग, मेरे साथ साथ में लिखना है सभी बच्चों को, दे डू नॉट रिलीज एनीथिंग, ठीक है. एग्जैक्ट वर्किंग इज नॉट नोन, एग्जैक्ट वर्किंग इज अननोन, दे माइट cause some inflammation once they are placed in uterus, हाँ, placed in uterus, and मेरे लिए बस गर्म पानी भिजवा दे गिरीश, ठीक है, and are ultimately spermicidal. लेकिन क्योंकि इसका स्पर्मिसाइडल एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, तो आप बेटा सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, ठीक है, यानी किलिंग ऑफ स्पर्म, यानी किलिंग ऑफ स्पर्म. एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, दैट इज लिपेज लूप. आपको एक ही एग्जाम्पल लिखना है, कोई पीएचडी और नहीं करनी है, ठीक है. लिपेज लूप जब आप बेटा ना इस चैप्टर में क्या करेंगे, जैसे आपको दिखाया ना बेटा, ऐसे ऐसे शेप्स में अवेलेबल है, अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होता है, ठीक है, ठीक है, अलग अलग शेप्स में ये अवेलेबल होता है, ठीक है. आगे आप बेटा नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. डन कर लो बेटा फटाफट से, डन डन. देन वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, अब बेटा यहां से शुरुआत होती है एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कॉपर रिलीजिंग का वेरी गुड एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट दिया हुआ है कि वो करता क्या है. हार्मोनल आईयूडी का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बताया हुआ है कि काम कैसे करता है, ठीक है. पर बेटा देखो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट लाइक एनिमल किंगडम. बोलोगे मैम एनिमल किंगडम कहां से आया? या देखो एनिमल किंगडम में चाहे तुम किसी भी फाइलम की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लो कि एनालिडा के मेरे को सब याद हो गया, आर्थ्रोपोडा का सब याद हो गया होगा, मॉल्युस्का का सब याद हो गया, लेकिन तुम्हें अगर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन दे दे कि रेड्यूला इज जैसे रेड्यूला इज प्रेजेंट इन, और तुम्हें दे दे इट इज प्रेजेंट इन डेंटेलियम, इट इज प्रेजेंट इन फॉर एग्जाम्पल नेरीज, इट इज प्रेजेंट इन फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, तो बेटा फिर तुम हो जाओगे एकदम शॉक. क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स दे दिए और साइंटिफिक नेम ही बेटा याद नहीं होंगे, तो फिर क्या फायदा है. तो इट इज जस्ट लाइक दैट. अगर आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं है तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके कोई फायदा नहीं है. यहाँ पे भी एग्जाम्पल याद नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करके कोई फायदा नहीं है. आई होप कि तुम लिख चुके होगे मेरे साथ में, ठीक है. अब मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम करता है. हाँ जी, हाँ मैं बता दूंगी, रिलैक्स. हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बात करनी है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी. और देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में देखो कोई किसी भी बच्चे को इसमें तो बिल्कुल मौत नहीं आएगी कि CU7 किसका एग्जाम्पल है या CUT किसका एग्जाम्पल है. वो तो बेटा बच्चा खुश हो जाएगा CUT अगर आ गया किसका एग्जाम्पल है. इसमें याद कौन सा रखना है, तीसरा वाला एग्जाम्पल, दैट इज मल्टीलोड 375, क्योंकि वो भूल जाते हो कि वो किस कैटेगरी में आता है, ठीक है. तो CUT CU7 तो इज इजी फॉर यू गाइस टू मेमोराइज. ऑब्वियस ही बात है बेटा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो होते हैं वो कॉपर रिलीज करेंगे, लेकिन कॉपर आयन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर क्या रहा है, ये कैसे बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव के तरह काम कर रहा है, कैसे ये प्रेगनेंसी को रोक रहा है. तो इसके बारे में अगर हम चर्चा करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सबसे पहले तो मैं लिख रही हूं द कॉपर आयन, द कॉपर आयन released
reduces the sperm motility, reduces the sperm motility, ठीक। और दूसरी बात एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, द कॉपर आयंस reduces the fertilizing ability of the sperm, fertilizing ability of sperm। देखो सबसे पहला काम तो तुम्हारा बेटा ये है कि तुम्हें ये याद हो, एट द एंड ऑफ द डे बेटा सिर्फ तुम इस बात से हीरो बन जाओ कि मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। I always appreciate if you know the concept behind things. But beta, there is no point of only memorizing the concept and not remembering the point. तो points आपसे directly पूछे जाते हैं। For example पूछा जाएगा which of the following IUD reduces the fertilizing ability of the sperm। फिर देंगे आपको एग्जाम्पल में मल्टीलोड 375, LNG 20, प्रोजेस्टा सर्ट या लीपेज लूप। तो पता होना चाहिए पहली बात तो कि एग्जाम्पल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर ये पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर IUD ऐसा काम करता है। तो एक हमने बोला कि ये स्पर्म की मोटिलिटी क्यों जरूरी है। आपने बेटा एक चीज पढ़ी थी ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, देखो जब स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज होते हैं तो उनको रेडी होना पड़ता है कि वो स्पर्म को ओवा को फ्यूज कर पाए। हमने पढ़ा था कैपेसिटेशन, उसमें चेंजेस होते हैं, उसकी प्रोटीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिससे बेटा वो आगे वो तैयार होता है बेसिकली ताकि वो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए। प्लस उसकी जो टेल होती है उसकी विप्लैश मूवमेंट होती है, तेजी से मूवमेंट होती है ना, और वो तेजी से भागते हुए बेटा ओवा के पास पहुंचता है। बट उस प्रोसेस में कई सारे फैलोपियन ट्यूब के सीलिया में अटक जाते हैं, कईयों की तो स्ट्रक्चर शक्ल सूरती मतलब खराब होती है, मतलब कि और ऑफ कोर्स ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर टेल खराब है तो भी गलत है, अगर उसका मॉर्फोलॉजी खराब है वो भी गलत बात है ना। और इस जर्नी के दौरान बेटा क्योंकि फैगोसाइटिक सेल्स तो वैसे भी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो कई सारे स्पर्म को बेटा एनगल्फ कर रहे होते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, अगर हमने कॉपर आयंस की बदौलत स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर दिया, जब स्पर्म इतनी तेजी से भाग रहे थे तब भी उनमें से कईयों की फैगोसाइटोसिस होती है। अब हमने बेटा उसको और ज्यादा इंड्यूस किया, हमने यार स्पर्म की मोटिलिटी को ही रिड्यूस कर दिया। स्पर्म अगर तेजी से भागेगा ही नहीं तो बेटा फैगोसाइटोसिस दिखेगी कि नहीं, तो इंक्रीज फैगोसाइटोसिस हो रही है कि नहीं, समझ आ रही है बात। दिस इज द साइंस बिहाइंड इट कि यार ज्यादा फैगोसाइटोसिस होगी अगर स्पर्म धीरे धीरे भागेगा, तो अवेलेबल ज्यादा है ना फैगोसाइटिक सेल्स के पास क्योंकि वो धीरे भाग रहा है, पकड़ में आ जाएगा, राइट। और दूसरी बात हमने बोला कि वो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है स्पर्म की, मतलब कि ना बेटा देखो स्पर्म के ऊपर कुछ प्रोटीन्स है और स्पर्म के ऊपर कुछ चीजें होती है जिससे ओवा और स्पर्म बेटा आपस में एग्लूटिनेशन करते हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप्स हमने पढ़े थे कि पहले एग्लूटिनेशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, रिकॉग्निशन के बाद बेटा फिर एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन कौन बनता है, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, राइट। आपने कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट कुछ प्रोटीन्स को अल्टर कर दिया, उसके ऊपर की प्रोटीन्स को अल्टर करने से स्पर्म और ओवम की रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि वो उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। हाउ इट इज रिड्यूसिंग द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी? बाय चेंजिंग सम प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। तो दोनों की साइंस आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन दोनों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड एग्जाम्पल। समझ आ गई बात? चैट्स ऑन कर दो यार। तो मैं यहां पे लिख दे रही हूं कि कैसे फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को रिड्यूस किया। altering certain proteins on plasma membrane of sperm, on plasma membrane of sperm। लेकिन सबसे जरूरी बेटा कार्य क्या है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। समझ आ गया बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी? आसान है ना बच्चों? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, साइंस समझ में आ रही है इसके पीछे की, बहुत ही शानदार बेटा। मैं एग्जाम्पल क्या लिख रही हूं, एग्जाम्पल है CU-T, ये तो तुम्हें याद रहेगा, CU-7 ये भी तुम्हें याद रहेगा, एंड मल्टीलोड 375। ठीक है, सब बेटा ना
डोजेज के ऊपर डिपेंड करता है, पर उतनी मैं आपको ना साइंस नहीं बता रही हूं अभी कि कितना ग्राम कॉपर रिलीज होना चाहिए एवरी डे, क्या कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, फिर ये नाम भी उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि कितना बेटा रिलीज करना चाहिए कॉपर आयंस, बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात। और बेटा बॉडी के अंदर रहते रहते ना, जैसे वैसे तो ये 2-3 साल तक इफेक्टिव काफी अच्छे से होते हैं, बट बॉडी के अंदर रहते रहते इन प्लास्टिक के स्ट्रक्चर्स पर या ये स्टेनलेस स्टील के जिसके भी बने उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बॉडी के अंदर से डिपोजिशन होती है, जैसे कैल्शियम की डिपोजिशन होने लगती है, तो इनको चेंज करते रहना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फॉर एवर। वैसे इम्प्लांट्स जो होते हैं ना, उनको माना जाता है कि वो 5 साल तक भी बढ़िया काम करते हैं, बट ये काम तो ये भी मतलब यूज तो इससे भी देखा जाए तो करते हैं लोग, बट मतलब 2-3 साल तक तो ये बढ़िया इफेक्टिव रहेगा, लेकिन उसके बाद से इसके ऊपर डिपोजिशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी। इसके ऊपर अगर चीजें बेटा बॉडी से डिपॉजिट होने लगी तो इसकी रिलीजिंग जो कैपेसिटी है ना वो कम होती जाएगी। समझ आ रही है बात? यस एवरीबॉडी, यस। ठीक है बेटा, अगर डन डनाडन डन हो गया है तो एक बारी मेरे को बता दो। अगर डन डनाडन डन हो गया है तो एक बारी मेरे को बता दो एवरीवन। यस यस, पक्की बात बेटा। सबके साइड इफेक्ट होते हैं, देखो किसी के ज्यादा किसी के कम साइड इफेक्ट होते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है यार। तुम खुद सोच के देखो, अभी तो मैं ये बता रही हूं, आगे तुम हार्मोनल आईयूडी के बारे में पढ़ोगे। ऐसा थोड़ी है कि फिर तो बेटा हर कोई ना बहुत मजे से पिल्स खा रहा होता, बहुत मजे से हार्मोनल आईयूडी यूज करता। यार तुम अपनी बॉडी की नॉर्मल मैकेनिज्म को खराब कर रहे हो। अभी मैं आगे तुम्हें बताऊंगी जो हार्मोनल आईयूडी होता है वो बॉडी के अंदर किस लेवल से हार्मोन को इंक्रीज करके रखता है, आप खुद सोच के देखो। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर जरूरत नहीं है तो ऐसे आईयूडी या फिर नॉर्मली भी मेडिसिन जब रिक्वायर्ड होती है ना तभी यूज करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेटा हर छोटी चीज के लिए तुम इम्यूनिटी डेवलप नहीं होने दे रहे हो अपनी, तुम्हें इतनी सी बेटा प्रॉब्लम हुई तो मेडिसिन ले रहे हो, तुम कोई ना कोई दवाई लेते जा रहे हो। ठीक है, कई बार बेटा कुछ छोटी मोटी चीज होती है जो बॉडी खुद रिकवर कर सकती है। मैं जनरल अगर मेडिसिन की बात करूं, इनफैक्ट बेटा अगर मैं इनकी भी बात करूं तो यार बॉडी में नॉर्मल जो हार्मोन जैसे रिलीज होना चाहिए तुम उसको रिलीज नहीं होने दे रहे हो, जैसे बेटा एंडोमेट्रियम को काम करना चाहिए तुम वैसे काम नहीं करना। तो बॉडी अगर बहुत ज्यादा इसको यूज करोगे तो एक टाइम के बाद सोचो उसके यूज टू हो जाएगी कि मेरे हार्मोन तो वैसे ही काम करने चाहिए, मेरा हार्मोन वैसा ही, मेरा यूट्रस तो बनी नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है। दीज आर साइड इफेक्ट। कई लोगों में बहुत सारे साइड इफेक्ट दिखते हैं बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, कैंसर तक दिखता है, ब्रेस्ट कैंसर भी दिखता है, नॉशिया यानी कि घबराहट टाइप, वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग, एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत सारे साइड इफेक्ट है। बट अगेन डॉक्टर के एडवाइस पे आप ले रहे हो, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आप ले रहे हो, आप देखो क्या टाइम पीरियड होना चाहिए और किस तरीके से कंजप्शन किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। आप मेरी बात समझ रहे हो? इट इज जस्ट हाउ वन शुड कंज्यूम इट, ठीक है ना। अरे इन्फ्लेमेशन का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है बेटा, 11वीं कक्षा में इन्फ्लेमेशन को ना कितनी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, तब आपने पढ़ा नहीं होगा वैसे। एक इन्फ्लेमेशन का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है, मधुमक्खी ने काटा, मधुमक्खी के काटने के बाद बेटा शक्ल कैसी हो जाएगी? अगर शक्ल पे काटा या हाथ पे काटा कैसी हो जाएगी? रेड हो जाएगी, फूल जाएगी, है ना, स्वेल हो जाती है, गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। वो सारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है, इन्फ्लेमेशन है ना। तो यस दैट इज अ वेरी गुड वो है इन्फ्लेमेशन। एनीवे चलो अब मैं आगे बेटा तुम्हें क्या बता रही हूँ, हार्मोनल आईयूडी के बारे में बता रही हूँ। और आपके एनसीईआरटी में 2 हार्मोनल आईयूडीज का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 2 हार्मोनल आईयूडी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा। एक है आपके लेव्युनोर्गेस्ट्रॉल और एक दिया हुआ है प्रोजेस्टासर्ट। अच्छा, अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी ने इसकी फंक्शनिंग 2 तरीके से बताई है। एक बताया हुआ है इट मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म, एंड दूसरा इन्होंने बताया हुआ है कि इट मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बट आई एम गोइंग टू टेल यू 4 पॉइंट्स, क्योंकि ये मैं ऐसा नहीं है मैं तुम्हें अतिरिक्त ज्ञान दे रही हूं, मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस 4 पॉइंट से तुम्हारे आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में बहुत आसानी होगी इसको समझने में, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स इसलिए भी बता रही हूं, उससे तुम्हें वो जो 2 एनसीईआरटी के पॉइंट है ना वो याद रहेंगे। और तुम देखना क्यों, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी, और अगर ये सीरीज आपको याद रहेगी तो आपको एनसीईआरटी के 2 पॉइंट्स कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। यस, एक बार यार चैट्स ऑफ कर दो। तो हार्मोनल आईयूडी बेटा
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो है ही, बट मैं पहले आपको चारों पॉइंट्स लिखवा रही हूं, फिर मैं एक डायग्राम से आपको समझाऊंगी। अच्छा, हार्मोनल आईयूडी है, यानी कि ऑफ कोर्स दे आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, है ना, ये हार्मोन रिलीज करेंगी। तो हार्मोनल आईयूडी बेसिकली ना, चाहे आप LNG-20 बोलो, LNG-20 का फुल फॉर्म हमने लिखा था लेव्यूनॉर्गेस्ट्रॉल 20, या फिर प्रोजेस्टासर्ट बोलो, विच इज अगेन लेव्यूनॉर्गेस्ट्रॉल क्या है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का ही एक डेरिवेटिव है, यानी प्रोजेस्टेरॉन जैसा ही है कह सकते हो, कुछ अलग नहीं है। लेव्यूनॉर्गेस्ट्रॉल 20 या फिर प्रोजेस्टासर्ट, दोनों में ही प्रोजेस्टासर्ट में प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग है, और लेव्यूनॉर्गेस्ट्रॉल भी जो केमिकल होता है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, ठीक है। पहली बात तो मैं ये बोलती हूँ, दीज आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, दीज आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस। कौन सा हार्मोन है बेटा इसमें, कौन सा हार्मोन है बेटा इसमें, जैसे कि मैं कह सकती हूं प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का ही डेरिवेटिव, प्रोजेस्टेरॉन टाइप, ठीक है, नॉट ईस्ट्रोजन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाली, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग, ठीक है। अब मैं अगर एग्जाम्पल बोलूं कौन सा, LNG-20, यानी कि लेव्यूनॉर, इसकी स्पेलिंग बेटा एनसीईआरटी से देख लेना, मेरी स्पेलिंग गलत होगी मुझे पता है, ठीक है, 20, और एक है प्रोजेस्टासर्ट, दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन ही है, प्रोजेस्टासर्ट, दोनों में ही क्या है बेटा, दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन है। कई बच्चों को पता है क्या लगता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आप ही के जब चार्ट्स ऑन करूंगी फिर मैं उसका आंसर दूंगी, अगर आपके मन में ये डाउट आया तो, अगर नहीं आया तो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी कि डाउट क्या आता है, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइस है। पहले तो तुम बेटा एक फ्लो चार्ट लिख लो, फिर इसको डायग्राम में समझना कि ये करता क्या है, हाउ इट वर्क्स। तो मैं एक एक करके इसकी वर्किंग लिख रही हूं, हाउ इट वर्क्स। तो मैं नंबर 1 लिख रही हूं एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन का क्या मतलब होगा बेटा, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि ओवा नहीं रिलीज हो रहा है। एन का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, ओवा नहीं रिलीज हो रहा, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। दूसरी बात मैं क्या लिख सकती हूं, दूसरी बात मैं लिख सकती हूं एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन के बाद रिड्यूस सीलियरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक। तीसरा मैं क्या लिख सकती हूं, मेक्स एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनसूटेबल फॉर implantation, and number 4 makes cervix hostile for sperm। hostile का मतलब होता है unfavorable, for sperm by thickening, मैं यहां पे रीजन लिख दे रही हूं, बाय थिकनिंग सर्वाइकल म्यूकस। अब इसके एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, ठीक है। पहले हमने पॉइंट्स लिख लिए, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। और मैं आपको बता देती हूं इसमें से एनसीईआरटी में जो क्लियरली दिया हुआ है, दीज 2 पॉइंट्स आर एनसीईआरटी के पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स आर एनसीईआरटी के पॉइंट जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करूंगी बेटा, हाँ डायग्राम के थ्रू आपको इसे एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। फर्स्ट आप यहां तक कर लिया होगा आई थिंक आपने, फटाफट से बेटा कर लो, डन 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 कर लो, चैट्स ऑन कर देना यार। डन 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 डन, यश का हो गया, दीक्षा, स्वप्नेंदु, प्रज्वल,
आन्या, गुलशन, तनिष्क, मुस्कान, ओम, शिवाजी, ध्रुमिल, स्वीति, निखिल, रश्मि, सादिया, विष्णु, वर्षा, भूमिका, नैन्सी, झलक, गीता, यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, यस शुभ रावत, यस एवरीवन, पक्की बात। अच्छा, कोई भी अभी तक कोई डाउट आ रहा है वैसे? हाँ, अब देखो अब मैं तुम्हें एक चीज और, तुम्हारे दिमाग का एक खेल बताती हूँ। जब तुमने इतनी बड़ी कहानी लिखी है ना तो तुम्हें आएगी मौत। हाय तौबा तौबा, इतने सारे 4 लाइन लिख लिए, कैसे याद रहेगा। अब इसे जब मैं डायग्राम में तुम्हें अभी समझाऊंगी तो तुम्हारे दिमाग को आएगा मजा, क्योंकि तो एक तो तुम्हें समझ में आएगा कॉन्सेप्ट से तुम्हारी ये जो थ्योरी है ना वो कट शॉर्ट हो जाएगी। इसीलिए वैसे तो बेटा मैं चाहूँ ना सिर्फ डायग्राम में ही तुम्हें चारों पॉइंट्स दिखा देती, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, तुम्हें नोट्स भी तो चाहिए होते हैं, सो कॉल नोट्स। हालांकि बेटा नोट्स वही नोट्स है यार, ठीक है, पर ये इस तरीके से तुम्हारे बोर्ड में आएगा तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बट यही पॉइंट्स आप डायग्राम में अभी समझोगे तो आपको मजे आ जाएंगे, ठीक है। यस, तो आगे बढ़े क्या? अभी आगे बढ़े? यस, आगे बढ़े। अब ये कैसे काम करेगी मैं अभी आपको समझाती हूं, ठीक है, समझाऊं? हाँ, मैम प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी करवाता है। मैम प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, यही तुम्हारे मन में डाउट आना चाहिए था, जो कि आया है, तो मैं अभी तुम्हें समझाऊंगी। तो बेटा नॉर्मल पोर्ट्रेट में भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या बना रही हूं, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। अब जैसा भी बनाओ, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं यहाँ, ओवरी, यहां पे भी एक बना देते हैं ओवरी, ठीक है। यस, अब हम यहां बना देते हैं एंडोमेट्रियम, ये हम बना देते हैं सर्वाइकल कैनाल, अगेन एंडोमेट्रियम, अगेन एंडोमेट्रियम, हाँ बढ़िया है, और दिस इज वजाइना, ठीक है। यस, देखो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी करवाता नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन जरूरी होता है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, यही गड़बड़ होती है तुम्हारे से। प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के काम में आता है। हमने कभी नहीं कहा कि वो प्रेगनेंसी करवाता है। और ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अगर थोड़ा सा बेटा याद करने की कोशिश करो तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। वो प्रेगनेंसी करवाता कभी नहीं है बेटा, बल्कि उसके प्रेजेंस में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। पर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उसको मेंटेन कराता है, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यार आप एक तरीके से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बॉडी के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यस, ठीक है, आप एक तरीके से प्रोजेस्टासर्ट की मदद से या फिर बेटा किसकी मदद से, आप LNG-20 की मदद से प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज कर रहे हैं। और प्रोजेस्टेरॉन अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो अब मुझे आप एक चीज बताइए, अगर प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी के अंदर रहेगा तो आप पहले तो मुझे बताइए, क्या बेटा नेगेटिव फीडबैक जाएगा GnRH को? यस एवरीवन, राइट एवरीबॉडी। और अगर बेटा GnRH गए हो तो क्या फिर बेटा नेगेटिव फीडबैक ऑब्वियसली आपके FSH और LH को भी मिलेगा? क्या कहती है जनता? यस एवरीवन, FSH और LH को भी नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। यस एवरीबॉडी, राइट। और अगर FSH LH को बेटा नेगेटिव फीडबैक मिलेगा तो क्या बेटा फॉलिकल्स ग्रो करेंगे बेटा? डेफिनेटली नॉट। अगर बेटा फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे तो क्या ओव्यूलेशन होगा बेटा? डेफिनेटली नॉट, राइट। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात, राइट। तो इसका सबसे देखो, अब टारगेट को मैंने क्यों 4 पॉइंट्स लिखवाए, क्योंकि इसके 4 टारगेट आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। फर्स्ट टारगेट ओवरी, ओवरी के पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब, तो सेकंड टारगेट है फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब के पास नेक्स्ट पार्ट क्या है? यूट्रस। तो थर्ड टारगेट है यूट्रस। यूट्रस से बेटा कौन सी कैनाल है? सर्विक्स। तो चौथा टारगेट है सर्विक्स। इसीलिए इस पॉइंट को इस तरीके से याद रखना, इजी है। ओवरी पर भी एक्ट करता है, उसके पास में फैलोपियन ट्यूब पर भी एक्ट करता है, उसके पास में यूट्रस पर भी एक्ट करता है, उसके पास में सर्विक्स पर भी एक्ट करता है। राइट? यस पायल, वेरी गुड जसमीत, यस। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैंने कहा कि यार प्रोजेस्टेरॉन बॉडी के अंदर अगर हाई है तो फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट। और बेटा ऑब्वियस सी बात है, आपने वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा है कि प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल फॉलिकल को उस टाइम पे ग्रो ही नहीं करने देता। राइट? यस एवरीवन, फॉलिकल्स है ही नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। दूसरा बेटा एक काम करता है ये, हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा? फैलोपियन ट्यूब पर एक्ट करके, फैलोपियन, तो एक तो काम इसने क्या किया? ओवरी पर एक्ट किया, एनओव्यूलेशन कॉज किया। बॉडी को एक तरीके से ना फॉल्स प्रेगनेंसी की इमेजिनेशन हो रही है, प्रेगनेंसी हुई नहीं है बट एक तरीके से फॉल्स प्रेगनेंसी है। बॉडी को ऐसा लग रहा है कि वो, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि बॉडी को लगे कि प्रेगनेंसी हो गई है। रियल में तो प्रेगनेंसी है नहीं, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल होता है कि नहीं? आप खुद सोच के देखो ना बेटा, हम बॉडी को ये एहसास करा रहे हैं जो है ही नहीं। एक्चुअल में आप एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला एक चैप्टर पढ़ोगे जहां आप ड्रग्स के बारे में पढ़ोगे, ड्रग अब्यूज। तो देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो हैल्यूसिनेशंस कॉज करते हैं, आप पढ़ोगे ऐसे ड्रग्स के बारे में। ऑल दी ड्रग्स बेटा ऑफ कोर्स दे आर अब्यूज्ड इन अ ग्रेट एक्सटेंट, और कई ड्रग्स को अब्यूज किया जाता है हैल्यूसिनेशंस के लिए, जो हो ही नहीं रहा होता है, वह लग रहा होता है कि वो हो रहा है। ठीक है, हाँ, गाने बज नहीं रहे हैं पर लग रहा है कि म्यूजिक। ठीक है, तो दैट आई विल टीच यू इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, डोंट गेट टू एक्साइटेड। ठीक है, एनीवे, आपने प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा के बॉडी को ये एहसास करवाया कि आप प्रेग्नेंट हो, पर प्रेगनेंसी नहीं है एक्चुअल में। और जब प्रेगनेंसी बॉडी को, जब एक्चुअल में प्रेगनेंसी होती है ना बेटा, तो एक्चुअल में देखो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता, क्योंकि बॉडी चाहती है कि अब ओव्यूलेशन ना हो। तब एक्चुअल में फैलोपियन ट्यूब की ज्यादा मूवमेंट नहीं चाहिए होती है, क्योंकि जब कोई ओवा ही नहीं है तो किसको आप मूव करा के लेके जाओगे? तो बॉडी कहती है अब तो प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब क्या फैलोपियन ट्यूब की ज्यादा मूवमेंट तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो ज्यादा मूव तब करना चाहिए जब ओवा को आपने मूव कराना है। पर अभी फेक प्रेगनेंसी टाइप का बेटा फील हो रहा है ना, तो फैलोपियन ट्यूब पर एक्ट करेगा, तो फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को कम करेगा। ये हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसीलिए मैं वापस से नहीं लिख रही हूं, पर डायग्राम आप जरूर बना लो। ठीक है, समझ आ रही है बात बच्चों? यस एवरीवन। ठीक है, अब एक चीज एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इट मेक्स द एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ऐसा हमने क्यों बोला कि इट इज मेकिंग एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन? ऐसा हमने इसीलिए बोला क्योंकि देखो, प्रोजेस्टेरॉन क्या एंडोमेट्रियम को बनाता है? पहले मुझे यस या नो आंसर दो, यस या नो आंसर दो, जल्दी बताओ, यस और नो आंसर दो। क्या प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बनाता है? जल्दी बताओ, क्या प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को बनाता है? देखो, ये होता है ना जब तुम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से नहीं सुनते। एक बारी मेंस्ट्रुअल साइकिल खोल के देखो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था ना, उसमें मैंने बताया था आपको प्रोजेस्टेरॉन कभी एंडोमेट्रियम को नहीं बनाता, वो मेंटेन करता है। ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ मेंटेन करता है। और फिर तुम शगुन करते हो बेटा ऐसे आंसर्स देके। ईस्ट्रोजन मेक्स द एंडोमेट्रियम, याद करो प्रोलिफरेटिव फेज जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही थी बिकॉज फॉलिकल से ईस्ट्रोजन रिलीज हो रहा था, और वो ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को बनाता है जो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है। समझ आ रही है बात? अब यहां पे बेटा तुम्हारे पास ईस्ट्रोजन है ही नहीं, यहां पे फॉलिकल्स ही नहीं है, ईस्ट्रोजन ही नहीं है। जब ईस्ट्रोजन है ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है एंडोमेट्रियम कैसे बनेगी? जब एंडोमेट्रियम बनेगी ही नहीं तो अनसूटेबल तो हो गया ना फॉर इम्प्लांटेशन। समझ आ गई बात? जब तुम्हारे पास फॉलिकल्स नहीं है तो ईस्ट्रोजन कहां से आएगा? ईस्ट्रोजन है ही नहीं तो एंडोमेट्रियम उतनी बनी ही नहीं, तो जो बनी बनाई है उतने को मेंटेन करके आप क्या कर लोगे? समझ आ रही है बात मेरी? इट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। आप चाहो तो सिर्फ मेरा पॉइंट रट्टा मार सकते हो, याद रख सकते हो, और आप चाहो तो उसके पीछे की कॉन्सेप्ट, बट आप डॉक्टर्स बनने वाले हो एंड अल्टीमेटली यू विल नीड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स। रट्टाफिकेशन करके कितनों की सर्जरी करोगे अगर बाई चांस सर्जन बन गए तो? ठीक है, समझ आ रही है बात? यस एवरीवन। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन नहीं है तो आपकी एंडोमेट्रियम भी नहीं बनेगी।
नो एंडोमेट्रियम, थिकनिंग, राइट राइट। और बेटा चौथा काम हमने क्या बोला, चौथा काम बेटा इसने, फोर्थ काम जो इसने किया, तो इसको पहले एरो को सुंदर से लगाते हैं। आपने एक चीज पढ़ा था ना, पढ़ा था बेटा, मैंने तो पढ़ाया था, आपने पढ़ा था कि नहीं देख लो। आपने एक चीज पढ़ी थी कि जब प्रेगनेंसी होती है तो सर्विक्स वाला जो एरिया होता है उसमें एक प्लग बन जाता है म्यूकस का, पढ़ा था ये चीज? यस, पढ़ी थी ये चीज। सर्वाइकल म्यूकस एक तरीके से उसने सर्विक्स को क्लोज कर दिया, क्योंकि बॉडी को क्या लग रहा है, प्रेगनेंसी हो गई है, तो बॉडी को लग रहा है भाई सर्विक्स की म्यूकस को थिक कर दो, है ना, सर्विक्स की म्यूकस को थिक कर दो। और एक्चुअल में अगर सर्विक्स का म्यूकस बेटा थिक हो गया ना, तो स्पर्म भाई साहब अंदर जा नहीं पाएंगे, उसके लिए म्यूकस की थिनिंग होनी चाहिए, राइट। और प्रोजेस्टेरॉन ये काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग कराता है, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन वही चौथा काम कराएगा, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग। तो चौथा काम ये करता है। और एक थिक म्यूकस पर बेटा, एक थिक म्यूकस पर कभी भी कोई स्पर्म आगे की तरफ एसेंड, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। तो एनसीईआरटी कहती है इट मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब होता है नॉट फेवरेबल, हमने लिखा हुआ है ना, फेवरेबल नहीं, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, मेक्स दी सर्विक्स होस्टाइल बाय thickening of cervical mucus। डन हो गया बेटा, सभी का डन डनाडन डन हो गया। और क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। बेटा देखो इनिशियली ना, जब ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं। देखो वैसे अगर आप ये चीज देखो कि फॉलिकल्स की ग्रोथ होना रुक गई, एनोवुलेशन हो गया, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चल नहीं रही है प्रॉपर। लेकिन आप कई जगह पे पढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है ये इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होता, और कई सारी फीमेल्स में इनिशियल में ब्लीडिंग दिखती है और 2-3 मंथ्स में फिर एक बार दिखती है। तो इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर आप इसके साइंस के बिसाइड्स जा रहे हो तो ऑफ कोर्स फॉलिकल्स ग्रो नहीं कर रही है, कोई ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो साइकिल तो ऑब्वियसली नहीं चल रही है। बट देन लाइक आई सेड कि इट डिपेंड्स कि कब आईयूडी प्लेस किए गए, मंथ के किस टाइम पे प्लेस किए गए। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। बट आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, स्पेशली एनसीईआरटी वाले। तो ओवरी पर एक्ट किया तो ओव्यूलेशन को रोक दिया, फैलोपियन ट्यूब पर काम किया तो उसके मोटिलिटी को रोक दिया, एंडोमेट्रियम पे काम किया तो उसको अनसूटेबल बना दिया फॉर इम्प्लांटेशन, सर्विक्स पर काम किया तो उसकी थिकनिंग कर दी टू प्रिवेंट द असेंडिंग ऑफ द स्पर्म, ठीक है। यस एवरीबॉडी, बेटा मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो, थम्स अप। सेजल बेटा यस, एक बारी थम्स अप दे दो। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग आपको करा देती हूँ, ठीक है। लेट मी गो फॉर एनसीईआरटी की रीडिंग। अरे 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 ये क्या हुआ, कुछ डिलीट तो नहीं हुआ? नहीं, ये रहा। हाँ, तो मेरे को एक बारी बेटा बता दो पहले तो एनसीईआरटी का ये कौन सा पेज नंबर है। पर पेज नंबर बेटा वैसे तो आप देख ही सकते हो, आप कल से रीडिंग कर रहे हो तो आईयूडी का कंटिन्यूएशन आप कर लो, ठीक है। बढ़िया है, चलो शानदार। देखो अनदर इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड यूज्ड इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। These devices are inserted by doctors and expert nurses into the uterus through the vagina, ठीक है। These intrauterine devices are presently available as non-medicated IUD, lipase loop, 60 page number and 44 page number देख लो, ठीक है। Copper releasing IUD like बेटा CUT, CU7 multilode 375 and hormone releasing IUD like Progestasert LNG20। IUD increase phagocytosis of sperm within the uterus, ये हम कॉमन पॉइंट लिख चुके हैं। Copper ion suppress the sperm motility, very 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 important, and reduce the fertilizing ability of the sperm. Hormone releasing IUD in addition make the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperm.
आईयूडी आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या बच्चों के बीच में स्पेस करना चाहती है, एंड वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया. ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी हैज बीन कवर्ड बेटा, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, तो एक में वैसे बेटा इस एनिमेशन की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है. इसके ना एक पॉइंट पर ना इसको दिखाया गया कि कैसे प्लेस किया जाता है. तो ये देखो इस तरीके से ये दिखाया हुआ है, इस तरीके से ये दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो. ठीक है, लाइट्स में ऑफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जरूरत नहीं है. तो एक तरीके का आईयूडी दिखाया हुआ है, बर्थ कंट्रोल मेथड. फ्लेक्सिबल होता है, इसमें एक तरफ से बेटा थ्रेड होता है निकला हुआ. अगर आपको बॉडी के अंदर प्लेस भी करना होता है तो ये थ्रेड बाहर की तरफ निकला होता है वजाइना से. ठीक है, और ये देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, मेडअप ऑफ कॉपर, कॉपर रिलीज करेगी. दोज आर द हार्मोनल आईयूडी. तो ये फीमेल के यूट्रस के अंदर इसे प्लेस किया जाता है, जैसे ये दिखाया हुआ है. देखो इस तरीके से प्लेस किया जाता है, और देखो वजाइना से वो थ्रेड दिखा रहा है. ठीक है, इन्फ्लेमेशन तो बेटा होगी, कोई भी फॉरेन बॉडी अगर होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी. और ये देखो फैगोसाइटोसिस हो जाती है स्पर्म्स की, है ना. किसी भी इन्फ्लेमेशन से बॉडी की वॉल खुद ही ऐसे केमिकल रिलीज करती है जिससे और ज्यादा स्पर्मिसाइडल इफेक्ट दिखता है. ये दिखा रहे हैं प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग डिवाइस जिससे प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. और ये प्रोजेस्ट्रॉन क्या क्या काम कर रहा है, जो काम मैंने आपको बताया. सर्विक्स की बेटा थिकनिंग करा रहा है, सर्वाइकल म्यूकस की. म्यूकस थिक हो जाएगा तो स्पर्म एंटर करने में उसको दिक्कत होगी. इसके अलावा बेटा एंडोमेट्रियम को अनस्यूटेबल बना रहा है फॉर इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन के लिए अनस्यूटेबल है. ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन इससे ज्यादा आपको इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है. अब आई थिंक बेटा आपके दिमाग में छप गया होगा. ठीक है, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अनदर वेरी 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 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बेटा, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का. ठीक है, चैट्स को यार डिसेबल कर दो. यस, अब देखो एक और एडवांसमेंट आया. अभी तक हम हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस में सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन की बात कर रहे थे. ठीक है, जब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आए, ओरल का मतलब जो टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता हो. ठीक है, पॉपुलरली नोन एज पिल्स, ये तो सबको पता है. और एक पिल के बारे में हमने बेटा बात की थी जब मैंने आपको आरसीएच के बारे में बताया था, और मैंने कहा था कि मैं आगे उसकी फंक्शनिंग बताऊंगी. दैट वाज सहेली. दैट इज अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. जब बेटा पिल्स भी लाए गए ना, तो कुछ पिल्स, कुछ आईयूडी, नॉर्मल आईयूडी जो हार्मोनल आईयूडी है ना, उसी तरीके के लाए गए. है क्या ये पिल्स में बेटा? हार्मोन्स ही हैं, हार्मोन्स ही हैं, हार्मोन कंटेनिंग ही होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग होते हैं. या फिर एक नए पिल्स आए जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ में ईस्ट्रोजन भी था. इसका क्या कारण था वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, इससे और बेहतरीन तरीके से पता चलता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई, या फिर मतलब और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एक फीमेल को मिल सकती है जो इसको यूज कर रही है. ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले पिल्स आए, टैबलेट्स आए, उसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन था, जिन्हें मिनी पिल्स बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स बोलते हैं. ठीक है, एनसीईआरटी ने शायद इतना डिटेल में दिया नहीं है. फिर बेटा मॉडिफिकेशन हुई और कंबाइंड पिल्स आए जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन के साथ साथ में बॉडी में एक और हार्मोन के लेवल को बढ़ाया. दैट वाज ईस्ट्रोजन. दोज आर कॉल्ड एज कंबाइंड पिल्स. आज के डेट में कंबाइंड पिल्स कई ज्यादा यूज होती है. ठीक है, अच्छा, अब एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से सबसे पहले मेंशन किया है. और मैं बेटा जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रही हूं ना, तो मैं सहेली की अभी बात नहीं कर रही हूं. सहेली को लेने का तरीका, सहेली का काम करने का तरीका नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से अलग होता है. समझ आ रही है बात? नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में बाकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली जो है वो कैसे काम करती है और उसको कैसे लिया जाता है. तो इसका डोजेज आपको समझने की जरूरत है, फिर ये कैसे काम करती है. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को पहली बात तो मैं ऐसे लिख सकती हूं बेटा कि दीज आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स. दीज आर पॉपुलरली सही है, कुछ तो गलत लग रही है यार. पॉपुलरली, ठीक है, पॉपुलरली नोन एज पिल्स. होते क्या है अगेन? हार्मोन कंटेनिंग, हार्मोन कंटेनिंग टैबलेट्स. ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे सबसे पहले आया था ओनली प्रोजेस्टेरॉन वाले, ओनली प्रोजेस्टेरॉन,
और एक में क्या कह सकती हूं बेटा, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी ने यहां तक तो दिया हुआ है, पर ये नहीं दिया हुआ कि जैसे ऑफ कोर्स बेटा इसके नाम से तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, जिसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड पिल्स बोलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसको कंबाइंड पिल्स बोलेंगे जिसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। और जिसमें एक ही चीज है, इसको तुम या तो ये बोल दो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, POP, दीज आर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, या फिर इसको बोल दो मिनी पिल्स। अब देखो बेटा एक चीज मेरी बात समझना, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइस IUD काम कर रहा है, ऑलमोस्ट वैसे काम कर रही है। अब एनसीईआरटी ने जैसे प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कंबाइंड पिल्स कैसे काम करती है उसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखो इसकी वर्किंग तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के बढ़ने पर बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं IUD के फॉर्म में, राइट। बस डिफरेंस क्या है कि उसमें एक डिवाइस प्लेस की गई है, इसमें तो मेडिसिन के फॉर्म में ले रहे हो, पिल्स के फॉर्म में ले रहे हो। बट कंबाइंड पिल्स बेटा कैसे काम करती है, ईस्ट्रोजन का यहाँ पे बेटा क्या डिफरेंट एक रोल होता है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल, पर सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसको कंज्यूम कैसे किया जाता है, व्हाट शुड बी द डोजेज। तो इस तरीके का बेटा एक टैबलेट आता है, अच्छा मैं अगले पेज में करूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, और मैं आपको ना एनसीईआरटी सॉरी एक डायग्राम दिखाती हूँ कि टैबलेट जो होता है ना, पिल्स को 21 दिन के लिए लिया जाता है, फ्रॉम डे 5 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू डे 25, ठीक है, कंटिन्यूअसली इन पिल्स को लिया जाता है, और फिर 7 दिन का गैप होता है। तो मैं आपको वो चीज समझाती हूँ, पहले आप यहां तक लिखो, जब यहां तक हो जाएगा तो मैं आगे बढ़ती हूँ। 1 मिनट का मैं टाइम दे रही हूँ। आज हमारी क्लास बेटा सिर्फ 1.5 घंटे की है, ठीक है। हाँ चलो, डन हो गया बेटा। तो मैं इसकी डोजेज जो है ना नेक्स्ट पेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं। हो गया है, ठीक है। अभी देखो मैं क्या करती हूं, इसका डोजेज आपको समझाती हूं। जैसे नॉर्मली लिख रहे हो वैसे लिखते जाओ। डोजेज को समझाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक वो बनाते हैं बॉक्स, वाइट कलर का एक बॉक्स बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7, तो जैसे मैंने 7 बनाए हैं वैसे ही बेटा एक और 7, एक और 7, एक और 7, 4 टाइम्स 28 टैबलेट्स तुम्हें दिखाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो सिर्फ इतने आते थे टैबलेट्स, जितने लेने हैं उतने ही टैबलेट्स आते थे, 21 टैबलेट्स। फिर ना गलतियां होने लग गई, लोगों से मिस कर जाते थे लोग पिल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ और टैबलेट्स इसमें ऐड कर दी गई। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से लिया जाता है। पहले मैं थ्योरी लिख दूं ऊपर। सो pills should be taken from any day of menses. For example, मैंने डे 5 ले लिया, डे 5 अप टू नहीं, फॉर 21 डेज फ्रॉम एनी डे, नहीं फ्रॉम, ये गलत हो जाएगा ना, फ्रॉम डे 1 to 5 ऑफ मेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने डे 5 ले लिया फॉर 21 डेज
यानी कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग 25th डे, एंड आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 7 days it is continued. एक बारी चैट्स ऑन कर देना यार, मैं आपको समझाती हूं कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, कि 21 दिन के लिए कंटिन्यूअसली लिया, किस दिन से स्टार्ट किया और इसने क्या क्या किया, अभी मैं आपको बताती हूं, ठीक है। यस, मैंने ना बेटा व्हाइट कलर की जो टैबलेट्स बनाई हुई है, दोज आर एक्चुअल टैबलेट्स जिनको लेना है, ठीक है। बोला कि जब पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उसके 1 से लेके 5वें दिन में आप कभी भी शुरू कर सकते हो। फर्स्ट डे भी मेंसेस के ले सकते हो, सेकंड डे भी मेंसेस के ले सकते हो, थर्ड डे भी ले सकते हो, फोर्थ डे भी ले सकते हो, डे 5 में भी ले सकते हो। पर आप 1 से 5 में जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तब से लेकर कंटिन्यूअसली 21 दिन के लिए आपको इसे लेना है। रेगुलरली 21 दिन के लिए आपको इस पिल को लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डे 5 अगर बोला कि मैं डे 5 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रही हूँ, कोई फीमेल कंज्यूम करना स्टार्ट कर रही है, तो डे 5 से अगर उसको कंटिन्यूअसली 21 दिन तक लेना पड़ेगा बेटा, तो वो कितने दिन के लिए ले रही है बेटा टैबलेट? 21 दिन के लिए ले रही है। सपोज मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ बेटा, मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि उसने 5th डे से स्टार्ट किया, तो वो 5th डे लेगी, 6th डे लेगी, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो ये समझ में आया कि मैंने डे 5 से शुरू किया, इसलिए मैंने 25 दिन तक बोला कि फीमेल लेगी, बिकॉज उसको 21 डेज तक कंटिन्यूअसली टैबलेट लेने हैं, उसको 21 टैबलेट लेने हैं टोटल में। तो अगर डे 5 से चालू कर रहे हैं तो डे 5 से 25 दिन तक लगातार उसने क्या किया, उसने टैबलेट्स लिए। टैबलेट्स में बेटा क्या होता है, टैबलेट्स में पहले तो बेटा सिर्फ इतना ही होता था, ठीक है, इतना ही पत्ते में इतना ही आता था, और फिर फीमेल को काउंट करना पड़ता था 7 दिन, और 7 दिन के ब्रेक के बाद उसे वापस से लेना पड़ता था। और कई बार फीमेल फिर 7 दिन के बाद भूल जाती थी, मिस हो जाता था, तो गड़बड़ हो जाती थी, ठीक है। तो इसीलिए पहली बात तो 7 और एडिशनल टैबलेट्स रखे गए। एक रीजन तो ये कि वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। एक और रीजन ये था कि ब्लीडिंग में बेटा फीमेल में ऑब्वियस सी बात है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड का लॉस हो रहा है, आयरन का लॉस होता है, ठीक है। तो इसीलिए ना बेटा और अच्छी बात हमने की कि भूले भी ना, और साथ में आयरन टैबलेट्स ऐड कर देते हैं यार। जब भी उसको गैप देना है ना, तो गैप में वो क्या कर सकती है, गैप में वो ये वाले टैबलेट्स ले सकती है, जो टैबलेट्स उसके काम में भी आएंगे और उसको याद रखने में भी बेटा हेल्प होगी, ठीक है। तो आयरन टैबलेट्स फिर ऐड कर दिए गए। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? यस यस, समझ आ रही है बात। एक तो बेटा हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बनाना बंद करो। काव्या आप पूछ रहे हो मैम 6th डे से लेंगे तो क्या होगा? अरे भाई जब तुम्हें यही कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया, 6th डे अपने मन से ही मैम 15वें दिन पे लेंगे तो क्या होगा, मैंने बोला अभी, मैंने कोई कॉन्सेप्ट समझाया तुम्हें? चैट्स ऑफ करके रखती हूँ तो बढ़िया है। अरे अपने मन से इतने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस क्यों बना रहे हो? कॉन्सेप्ट तो तुमने समझा ही नहीं है अभी। मैम 7th डे लेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और तुम्हारा तो कुछ ही नहीं होगा। पागलों जैसी बातें करते हो यार। चैट्स ऑफ कर दे यार, जब भी ऑन करने के लिए बोलूंगी तभी करना। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। मतलब इतना अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बताओ, जैसे ही ऑन करो तो बेटा कमेंट में आ जाती है एकदम से बेटा, तुम लोगों को सबको मौत आ जाती है एकदम कमेंट्स में। पहले समझो तो कॉन्सेप्ट, फिर अपना दिमाग लगाना, फिर क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, 5वें दिन से अगर हमने बोला 5th डे से स्टार्ट किया, क्योंकि बेटा कैलकुलेशन करने में इजी होगी, तो इसलिए हमने 5th डे से बोला 25th डे तक 21 डेज तक कंटिन्यूअसली टैबलेट लिया गया। अब उसके बाद 7 दिन का ब्रेक है, तो 7 दिन में आपने क्या किया, जैसे डे नंबर ये हो गया, डे नंबर 25 के बाद 26, 27, 28, फिर 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमने 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल मानी है, जो हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। समझ आ रही है बच्चों बात? अब हमने बेटा जिस 21 दिन तक हमने ये पिल्स लिए, तो पिल्स में बेटा किसका हाई अमाउंट था? पिल्स में बेटा हाई अमाउंट था किसका?
प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन का। समझ आ रही है बात? प्रोजेस्टेरॉन का और ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी कहती है कि ये कंबाइंड पिल ओव्यूलेशन कॉज होने से रोकती है। ये कंबाइंड पिल्स बेटा यूट्रस को अनसूटेबल बना देती है फॉर इम्प्लांटेशन। ये कंबाइंड पिल्स बेटा सर्विक्स की, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवाती है। मेरी बात समझ आ रही हो? अगर तुम एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी ने ये सारे पॉइंट्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूं कि ये किस तरीके से ये चीजें कर रही है। प्रोजेस्टेरॉन की मदद से सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवाना या एंडोमेट्रियम को अनसूटेबल बनाना, ये तो आपको समझ में आता ही है। राइट। अब देखो, आप समझना मेरी बात बेटा, यहां पे क्या हो रहा है ना बेटा, यहां पे क्या हो रहा है कि आप डे 5 से लेकर डे 25 तक पहले तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट रखते हो, जिसकी वजह से जीएनआरएच को अगेन नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। प्रोजेस्टेरॉन अकेला भी दे सकता है, ईस्ट्रोजन केस कॉम्बिनेशन में भी दे पा रहा है। एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, एलएच को नेगेटिव फीडबैक देगा, तो एन ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूलेशन कॉज नहीं होगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? राइट। दूसरी बात, ऑफ कोर्स बेटा प्रोजेस्टेरॉन क्या कर सकता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या कर सकता है, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवा सकता है। प्रोजेस्टेरॉन सर्विक्स पर एक्ट करेगा, सर्विक्स पर एक्ट करेगा तो सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवाएगा, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग करवाएगा। अब तीसरी बात देखो बेटा, आप जितने दिन तक बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट रखेंगे, इन सारे टाइम तक तो बेटा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का हाई अमाउंट होने की वजह से एंडोमेट्रियम बनेगी। ये एक्चुअल वाली बेटा प्रेगनेंसी, मतलब देखो आपने बाकी सारे, आपने ओव्यूलेशन ही नहीं होने दिया, आपने ओव्यूलेशन नहीं, ओवा अवेलेबल नहीं होगा तो पहली बात तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती। दूसरी बात, सर्विक्स के म्यूकस को थिक कर दिया, स्पर्म आ भी गया तो ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा तो उसको ओवा मिलेगा ही नहीं। अब यहां पे बस एक डिफरेंस है कि यहां पे एंडोमेट्रियम बनती है, यहां पे एंडोमेट्रियम बनती है क्योंकि आपके पास ईस्ट्रोजन अवेलेबल है। हालांकि ये रियल वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां पे भी नहीं चल रही है क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, और एक्चुअल वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो सारे फेज होने चाहिए कि प्रोलिफरेटिव फेज हो रहा है, सिक्रीटरी फेज हो रहा है, और ओवरी में फॉलिकुलर फेज हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज हो रहा है, ल्यूटियल फेज हो रहा है। लेकिन यहां पे सिर्फ एंडोमेट्रियम की थिकनिंग दिखती है क्योंकि ईस्ट्रोजन भी आपने बढ़ाया हुआ है, प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ में ईस्ट्रोजन बढ़ाया हुआ है। तो आपने 5 से लेके 25 दिन तक, जब तक आपने बेटा एंडोमेट्रियम को बना के रखा है, ना सॉरी ईस्ट्रोजन को बढ़ा के रखा है, तब तक तो एंडोमेट्रियम बन रही है। और 25 डे पे जैसे ही आपने पिल्स लेना छोड़ दिया तो दोनों हार्मोन ड्रॉप हो जाएंगे, दोनों हार्मोन ड्रॉप हो जाएंगे तो ब्लीडिंग दिखती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ब्लीडिंग दिखती है। क्या इस ब्लीडिंग का ये समझ में आता है आपको, मतलब कि यार मैम ब्लीडिंग हो गई मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर रहा है? नहीं, ये ब्लीडिंग सिर्फ इसीलिए दिखी कि आपने 21 दिन तक जिस हार्मोन को हाई अमाउंट में मेंटेन रखा था, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को, पिल्स की मदद से, नेचुरली नहीं, नेचुरल फॉलिकल्स ने नहीं बनाया, आपने पिल्स की मदद से जिस एंडोमेट्रियम को बनाया था वो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल रही है। सिर्फ आपको ब्लीडिंग दिख रही है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ मेंसेस दिख रहे हैं, आपको सिर्फ ब्लीडिंग दिख रही है। और सिर्फ ब्लीडिंग इसलिए दिख रही है बिकॉज ऑफ द पिल्स दैट मेंटेन्ड द एंडोमेट्रियम फॉर 21 डेज। नाउ दोस पिल्स आर नॉट अवेलेबल, इसीलिए जो वॉल बनाई थी अब वो वॉल टूटने लग जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? और इस दौरान बेटा कोई, ऑफ कोर्स कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? तो एंडोमेट्रियम को बेटा, एंडोमेट्रियम में इंप्लांटेशन आएगी कैसे? मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, या चैट्स ऑन कर दे एक बारी। मेरी बात समझ रहे हो सारे बच्चों? यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है? पहले मेरे को बता दो बेटा। और जिस 7 दिन का गैप आपने लिया बेटा, उसी 7 दिन में फीमेल्स शुड कंज्यूम द आयरन पिल्स, ठीक है? यस। तो इसमें ना बेटा एक तरीके से आपको समझ में भी आएगा, एक तरीके से आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा अब मैंने पिल्स लेना बंद कर दिया है तो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? तो वो लॉजिकल भी है क्योंकि ब्लीडिंग होगी। और बेटा चौथे दिन के बाद वापस से पिल्स लेना चालू कर दो, ठीक है? ठीक है? और अगर ब्लड लॉस भी हो रहा है क्योंकि
इसमें बहुत अच्छा खासा ब्लड लॉस होगा, क्योंकि 25 दिन 21 दिन तक तुमने वॉल को बनाया, और फिर बेटा ब्लड लॉस भी एक्सेसिव तो दिख ही रहा है, और ब्लड लॉस को रोकने के लिए आयरन पिल्स अपना काम कर रही है। तो जो भी 7 दिन का गैप है उसमें जो भी ब्लड लॉस हुआ, आयरन रहेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी, तो बस उसकी भी बेटा पूर्ति होगी यहां पर, ठीक है, ठीक है। तो एक पॉइंट में यहां लिख दे रही हूं, फॉर 21 days estrogen progesterone made and maintained endometrium, but as soon as it is stopped, the wall breaks and bleeding occurs. सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है, ठीक है, यस। डन 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 कर लो। तो बेटा आप क्या कर रहे हो, आप एबनॉर्मल चीजें कर रहे हो। बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी है ही नहीं, बॉडी के अंदर ओवा है ही नहीं, बॉडी के अंदर फॉलिकल्स है ही नहीं, बॉडी के अंदर सर्विक्स के थ्रू स्पर्म की एंट्री हो ही नहीं रही है, फिर भी आप बेटा एंडोमेट्रियम को इतने दिनों तक बना रहे हो, और फिर उस इतनी सारी एंडोमेट्रियम को ब्लड के फॉर्म में लूज करते जा रहे हो। आप एक तरीके से धीरे धीरे एंडोमेट्रियम को इवेंचुअली अनस्यूटेबल बना दोगे फॉर इम्प्लांटेशन। समझ में आ रही है बात? इसीलिए बेटा लिखा हुआ है, इट ऑल्सो मेक्स द सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म्स एंड मेकिंग द एंडोमेट्रियम अनस्यूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, यहां पे जगह नहीं है, मैं अगले पेज में लिख रही हूं, और अगले पेज में मैं बेटा इस पिल्स के बारे में भी लिख रही हूं, आयरन पिल्स के बारे में। ठीक है, मैं वापस से आपको समझा रही हूं। नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को 21 दिनों के लिए लिया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 से डे 5 के बीच में आप कभी भी चालू कर सकते हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, बट जब भी चालू करेंगे तो 21 दिन के लिए कंटिन्यूअसली लेंगे। कैलकुलेशन इजी हो तो हमने क्या बोला कि हम 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 5th डे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 21 दिन तक लेना है, यानी 25वें दिन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक लेना है। तो ये व्हाइट वाली टैबलेट्स आपकी बेटा पिल्स हैं जो आपने 5th डे से 25 दिन तक कंज्यूम की, उसके बाद आपको 1 वीक का ब्रेक देना है, और आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज अगेन बेटा इट इज कंटिन्यूड इन द सेम वे। प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन कंटेनिंग होते हैं ये पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली भी होते हैं, एंडोमेट्रियम को भी अनसूटेबल बनाते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की भी थिकनिंग करवाते हैं, एंड ओव्यूलेशन भी कॉज करते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, यस एवरीवन। बेटा मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो, फिर मैं चैट डिसेबल करूंगी। ठीक है, मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो कि समझ में आ गया। यस, ठीक है, तो मैं एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख रही हूं। नोट से पहले एक ये वाला पॉइंट भी ऐड कर लो, मेक्स एंडोमेट्रियम अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। पक्की बात? चलो बहुत ही बढ़िया। अब बेटा जो बोला ना बस उसको एक नोट के फॉर्म में लिख लो, चैट से डिसेबल कर दे। ठीक है, एक नोट डाल रही हूं, इन द गैप ऑफ 7 days iron pills are consumed to compensate the blood loss. To compensate the blood loss. ब्लड लॉस को कंपनसेट करने के लिए आयरन पिल्स को लिया जाता है। लेकिन बेटा इन सब से अलग
जग से न्यारी एक पिल होती है जिसे बोला जाता है सहेली। तो सहेली जो होती है ना बेटा वो थोड़ी डिफरेंट होती है और वो इस तरीके से काम नहीं करती। इससे सवाल भी आया है, जैसा कि हमने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स तो पढ़े हुए हैं। डेवलप किसने किया था इसे? इट वॉज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, और हमने इस CDRI का फुल फॉर्म भी पहले लिखा हुआ है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बेटा, CDRI लखनऊ ने बेटा सहेली नाम की एक पिल को डेवलप किया था। और सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। अब जिस बच्चे ने बेटा 11th क्लास में हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ा है उसको तो पता होगा स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके हार्मोन्स का बेटा नेचर होता है, हार्मोन्स कोई हार्मोन प्रोटीनिशियस होती है जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, कई हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गई जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, कई हार्मोन स्टेरॉइडल इन नेचर होती है जो स्टेरॉइड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड डेरिवेटिव है बेसिकली, ठीक है। तो वैसे ही हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन है तो स्टेरॉइड ही है, ईस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड होता है, ठीक है। तो आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है नॉर्मल वाली वो तो स्टेरॉइड है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की बनी है, बट ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होती है। इसको सेंट क्रोमान भी बोला जाता है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। इसमें एक केमिकल होता है जिससे बोलते हैं सेंट क्रोमान। क्या बोला जाता है? सेंट क्रोमान, ठीक है। मैं लिख दूं क्या? हालांकि बेटा एनसीईआरटी में है नहीं, इट हैज सेंट क्रोमान, कोई स्टेरॉइड्स नहीं है। तो मैम ये काम कैसे करेगी? ठीक है, इट हैज सेंट क्रोमान, नॉट इन एनसीईआरटी में लिख दे रही हूं। इनफैक्ट बेटा नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को कैसे लिया जा रहा था? 21 दिन के लिए लिया जा रहा था, है ना। लेकिन इट इज कॉल्ड एज वंस इन अ वीक पिल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है वंस इन अ वीक पिल। इसे क्या बोला जाता है? वंस इन अ वीक पिल, सप्ताह में एक दिन ली जाने वाली पिल, इसको बोला जाता है वंस इन अ वीक पिल। तो कुछ पॉइंट्स जो दोनों के कंपैरिजन में, उसको 21 दिन के लिए कंटिन्यूअसली लिया, इसे सिर्फ सप्ताह में एक दिन लिया। वो स्टेरॉइडल होती है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग या प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग। दिस इज नॉन स्टेरॉइडल, सेंट क्रोमान भी बोलते हैं, इट हैज सेंट क्रोमान। दिस वॉज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ। तो फिर मैम ये काम कैसे करती है? बेसिकली सहेली का काम होता है, और ये नीट में आई थिंक 4-5 साल पहले या 6 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सहेली काम कैसे करती है। तो सहेली काम कैसे करती है जरा समझते हैं इसको। एंडोमेट्रियम बना देती हूं यहां पर, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए और ज्यादा प्रोलिफरेट करने के लिए, पहली बात तो मैं एंडोमेट्रियम में ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स बना रही हूं। दीज आर दी ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। ये मैं क्या बना रही हूं एंडोमेट्रियम में? ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स। समझना बेटा मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को बेटा अगर तुम्हें चौड़ा करना है या प्रोलिफरेट करना है, प्रोलिफरेट मतलब चौड़ा करना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर ईस्ट्रोजन को बाइंड करवाना पड़ेगा, राइट। जब इस ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पर बेटा ईस्ट्रोजन बाइंड करेगा, तब बेटा ईस्ट्रोजन इसकी वॉल की थिकनिंग कराएगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जैसे हमने हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट अभी उसमें भी पढ़ा था मैमरी ग्लैंड में कि ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर बेटा कहां प्रेजेंट होता है? यूट्रस की मायोमेट्रियम में। वैसे ही बेटा अगर मिल्क की तुम बात करो तो प्रोलैक्टिन के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो मैमरी ग्लैंड में है, मिल्क सिक्रीटिंग, ठीक है। इन द सेम वे भाई एंडोमेट्रियम को तथास्तु थोड़ी कर देगा ईस्ट्रोजन के अपने आप से बड़े हो जाओ। ईस्ट्रोजन जाके बेटा उससे काम करवाने के लिए ईस्ट्रोजन को वहां पे अपने रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा ना यार। जब ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बच्चों अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तब जाके ना बेटा एंडोमेट्रियम को चौड़ा करेगा। समझ आ रही है बात? तो भैया ये नेचुरल मैकेनिज्म है ईस्ट्रोजन के काम करने का, ये नेचुरल तरीका है ईस्ट्रोजन को काम करने का। सहेली क्या करती है? सहेली ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देती है, मॉडिफाई कर देती है। इसको बोला जाता है सरफेस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। सहेली क्या कर रही है मेरे बच्चों? देखो सहेली ने क्या किया, सहेली ने कहा कि मेरे को इस ईस्ट्रोजन से मतलब नहीं है, मैं जाके क्या करूंगी?
मैं इसके रिसेप्टर्स को ही मॉडिफाई कर दूंगी। अगर मैं इसके रिसेप्टर्स को ही मॉडिफाई कर दूंगी तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ होता है ना। तो बेटा जब तुम ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ही मॉड्यूलेट कर दोगे, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ही बेटा चेंज कर दोगे, जब ईस्ट्रोजन बचेगा ही नहीं, सॉरी रिसेप्टर है ही नहीं, ईस्ट्रोजन किससे बाइंड करेगा? ईस्ट्रोजन बाइंड ही नहीं करेगा तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगी, प्रोलिफरेट ही नहीं किया। ये कभी भी ओव्यूलेशन नहीं रोकता, ये भी सवाल आता है। नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपके ओव्यूलेशन को रोकते हैं, पर ये ओव्यूलेशन को नहीं रोकता। इट नेवर कॉजेज एन ओव्यूलेशन। तो काम कैसे किया? इट ओनली मॉडिफाई द रिसेप्टर्स ऑफ ईस्ट्रोजन। समझ आ गई बात? सिर्फ ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉडिफाई करता है। यार चैट्स ऑन करवा दो। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं थोड़ा सा ना स्पेस लेके लिखती हूं, इसके बारे में थोड़ा सा स्पेस लेके लिखती हूं। ऐसे इसने क्या किया, इसने ये चीज की, इसने कैसे किया, इसको हम यहां पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। यस, इट एक्ट्स एज सरफेस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, SERM, मतलब सरफेस ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है, ठीक है। मॉडिफाइज ईस्ट्रोजन रिसेप्टर। जब ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर मॉडिफाई हो गया तो ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग ही नहीं होगी, ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होगी, वॉल ही नहीं बनेगी, वॉल ही नहीं बनेगी तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट पेज में मैं एक लाइन लिखूंगी, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। पहले डन कर लो बच्चों, पहले डन कर लो। जल्दी 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 जल्दी, यस एवरीवन, फटाफट से। इसके बारे में एक पॉइंट बेटा मुझे नेक्स्ट पेज में लिखना है, ठीक है। एक ही पॉइंट ऐसे लिखना है कि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉडिफाई कर दिया तो ईस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होगी। एक और पॉइंट लिखना था यार, क्या बताना था, हाँ, इट नेवर कॉजेज एन ओव्यूलेशन, वो वाला पॉइंट क्योंकि आता है ना बेटा इसीलिए, ठीक है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पर, लिख देते हैं यहां पर, इफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफाइड, no estrogen binding, no estrogen binding। और दूसरी बात, never causes an ovulation, never causes an ovulation, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। बाकी स्टेरिलाइजेशन जो टेक्निक है आई थिंक वो ही एक थोड़ा सा बड़ा डिटेल टॉपिक बचा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव में, क्योंकि इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स बहुत छोटे हैं और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल इनके जैसा होता है, तो उसमें हमें कुछ अलग से कुछ नहीं लिखना है। जैसे आपके हार्मोनल आईयूडी काम किए, जैसे आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम किए बेटा, एग्जैक्टली वैसे ही इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल काम करते हैं। और बाकी स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी है वो तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक MTP, ये कौन सा नंबर ऑफ लेक्चर था हमारा? लेक्चर नंबर 4 था ना। आई थिंक 1.5 लेक्चर में हमारा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 2 लेक्चर्स में तो कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप ये करो, फिर मैं एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग करा देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करा देती हूँ। क्योंकि 11th के क्वेश्चंस भी कराने हैं ना, तो इसलिए मैं 5 मिनट पहले इसको वो कर रही हूँ, वाइंड अप, ठीक है। देखो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल, ठीक। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, हेंस दे आर पॉपुलरली कॉल्ड एज पिल, क्योंकि टैबलेट के फॉर्म में बेटा यूज किया जाता है, इसीलिए ये पिल्स कहलाता है।
Pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. तो पहले 5 दिनों में से एक दिन को सिलेक्ट करना चाहिए. And after a gap of 7 days during which menstruation occurs. Menstruation का मतलब only the bleeding part. ठीक है. It has to be repeated in the same pattern until the female desire to prevent conception. फिर उसको रिपीट करना चाहिए जब तक प्रेगनेंसी को रोकना है. They inhibit ovulation, they inhibit implantation as well as alter the quality of cervix mucus to prevent retard मतलब रोक देना the entry of sperm. Pills are very effective with lesser side effect. ऐसा नहीं है कि no side effect. Effective बहुत है बेटा, ठीक है, बस side effects इसके comparatively कम है and well accepted by the female. फिर क्या दिया हुआ है? सहेली is a new oral contraceptive for the female. Contain a non-steroidal preparation once in a week pill with very few side effect and high contraceptive value. देखो नॉर्मल जो पिल्स है वो स्टेरॉइडल है, उसके कंपैरिजन में नॉन स्टेरॉइडल सहेली, इसीलिए वो उससे भी ज्यादा कम साइड इफेक्ट शो करेगी. ठीक है, डन हो गया बेटा. एवरीबॉडी कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? तुम्हारी क्लास में ना बेटा आधे बच्चे ना मेरे को लग रहा है ना खाली दिमाग के साथ में आते हैं. अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, तो सबसे पहले ना टॉपिक के ऊपर उंगली उठाने से पहले और या फिर मैम के ऊपर उंगली उठाने से पहले ना खुद देखो कि मेहनत क्या कर रहे हो या सिर्फ चैटिंग कर रहे हो. ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा. प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम इज नेवर एंडिंग. ठीक है, प्रॉब्लम्स गिनाना क्या गिनाते रहते हो बेटा? प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी सबसे खराब है भाई. सबकी जिंदगी एक ही जैसी होती है, मेहनत करना सीखो थोड़ा सा. ठीक है, बिना मेहनत के बेटा फल नहीं मिलेगा. कोई तुम्हारे प्लेट में आके सर्व नहीं करके जाएगा. अभी तो पेरेंट्स फिर भी प्लेट में सर्व करके दे रहे हैं, आगे क्या बेटा? उसके आगे क्या? जिंदगी बनानी है ना, तो चैटिंग मत किया करो, पढ़ाई किया करो बेटा. जीवन में कुछ बनो, पढ़ो लिखो और कुछ बन के दिखाओ, फालतू की बकवास नहीं. ठीक है, चलो बेटा मैं एक बारी एनिमल किंगडम के कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ. यस एवरीवन, 3-4 क्वेश्चंस हैं. क्योंकि हमारा पोल चलता नहीं है तो फटाफट से आप यहाँ पे मेरे को आंसर बताएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. A well-developed muscular pharynx is seen in tinea, nares, fasciola and chylostoma. जल्दी से मेरे को बताएंगे. A well-developed muscular pharynx is seen in tinea, nares, fasciola and ankylostoma. Which is the answer? तो मस्कुलर फैरिंग्स जो होता है ये एस्केहेलमिन्थिस फाइलम या नीमैटोडा या नीमैटहेलमिन्थिस फाइलम में देखा जाता है. वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स जो फूड को कैप्चर करने के लिए अंदर, ठीक है, सक करने के काम में भी आता है, तो ये एस्केहेलमिन्थिस में दिखता है. टीनिया या टेपवर्म तो प्लैटीहेलमिन्थिस है. नेरीज या सैंडवर्म तो बेटा एनेलिडा है. फैसियोला या लिवर फ्लूइड तो बेटा क्या है? प्लैटीहेलमिन्थिस है. एनकाइलोस्टोमा दैट इज बेटा कॉमन हुक वर्म, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एस्केहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस में मिलता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एक्सक्रीटरी इन नेचर? कौन से स्ट्रक्चर एक्सक्रीटरी है? मैल्फिगियन टिब्यूल्स, पैरापोडिया, नेफ्रीडिया, बोथ 1 and 3. और मुझे बताते भी चलो कि एक्सक्रीटरी किसमें है. मैल्फिगियन टिब्यूल्स किसमें एक्सक्रीटरी होता है बेटा? मैल्फिगियन टिब्यूल एक्सक्रीटरी होता है किसके अंदर? आपके इंसेक्ट्स में यानी आर्थ्रोपोडा में. पैरापोडिया क्या होते हैं और किसमें पाए जाते हैं? एक बार मेरे को ऑप्शन में मेरे को लिख के बताओ. नेफ्रीडिया अगेन बेटा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपके एनेलिडा में दिखते हैं. एक्सक्रीटरी प्लस ऑस्मोरेगुलेटरी. आंसर एक्चुअल में बोथ 1 and 3. तो ये आपको दिखेगा आर्थ्रोपोड्स में, बेसिकली इंसेक्ट्स में, ये आपको दिखेगा एनेलिडा में. पर पैरापोडिया क्या होते हैं और किस में दिखते हैं? पैरापोडिया लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर्स होते हैं. लोकोमोट्री, पोडिया, पॉड, आर्थ्रोपॉड. पॉड का मतलब अपेंडेज होता है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा में नहीं दिखता है. पैरापोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जो एनेलिडा में दिखता है. ठीक है, और एनेलिडा में पैरापोडिया के अलावा सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं फॉर लोकोमोशन. एनसीईआरटी में मेंशन है. सो दीज आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. ठीक है, पैरापोडिया आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल? इनमें से यूनिसेक्सुअल कौन है? एस्कैरिस, नेरिस, स्कॉर्पियन या ऑल ऑफ द अबव? Ascaris belong to the phylum Aschelminthis. Nereis belong to the phylum of Annelida. Scorpion belong to the phylum of. सबके आंसर 4 ही हो गए क्या? ऐसा लग रहा है मेरे को. ठीक है,
क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया है ना तो फोर ही कर दिया है सभी का, ठीक है। पर इसमें तुम गलत आंसर दे रहे हो। आंसर है ऑल, आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एस्कैरिस भी यूनिसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल एस्कैरिस अलग अलग होती है। नेरीज भी बेटा क्या होती है, यूनिसेक्सुअल होता है। बट एनेलिडा में आप यूजुअली बाइसेक्सुअलिटी देखते हैं, सेक्सेस आप देखते हैं सेपरेट नहीं होते हैं एनेलिडा के केस में, जैसे अर्थवा में इज अ गुड एग्जांपल। बट नेरीज इसमें बेटा दिखता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आर्थ्रोपोडा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। चलो, और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, स्टैटोसिस्ट आर एक्सक्रीटरी, लोकोमोटरी, बैलेंसिंग और एक्सक्रीटरी इन नेचर। जल्दी बताओ। और स्टैटोसिस्ट मिलते किसमें ये भी बता दो। सो स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स, स्टैटोसिस्ट आर बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी नहीं होते, लोकोमोटरी नहीं होते, एक्सक्रीटरी नहीं होते। अरे एक्सक्रीटरी हाय राम जी, ठीक है। बट बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। और किसमें मिलते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में, जैसे आपने पढ़ा है बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका 11th का रिवीजन। अभी मैं टारगेट नहीं देके जा रही हूं, अब आप इसी को बेटा रिवाइज करो जो आज की क्लास में हुआ है। आज आपका क्लास जो है टाइमिंग ऊपर हो गया है, तो बेटा आज हम गाना क्या ही करेंगे, ठीक है। गाना तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं बेटा, अब अगले दिन गाना करेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम ऊपर हो चुका है, आपकी नेक्स्ट क्लास है तो नो सॉन्ग, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप बेटा मेरे को प्रेशर मत डालो यार, मैं अगली क्लास में गाना गाऊंगी, ठीक है। अभी बेटा क्या है ना कि तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा ना, तो तुम ब्रेक ले लो, बाय बाय टाटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, हम अगली क्लास में करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करो। अगली क्लास में मस्त पढ़ाई भी करेंगे, मस्त गाना भी गाएंगे, पक्का वादा, ठीक है, पक्का वादा बेटा, पक्का वादा। बाय, थैंक यू, एंड कर दे यार। अगली क्लास